हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रवीण आर्य 16। ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो संधि पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, फिर भी प्रतियोगी परीक्षा में वो लोग सवाल गलत कर देते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि चाहे रीट का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, हिंदी से हो या संस्कृत से हो, सीटेट हो, नेट हो या कॉलेज व्याख्याता हो, संधि से संबंधित हर एग्जाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। आप केवल सेकंड ग्रेड की बात करते हो तो उसमें संधि से संबंधित 8 सवाल पूछे जाते हैं। आपको भी पता होगा और मेरा खुद का भी अनुभव है कि जब हम संधि टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें संधि पूरा याद रहता है, मगर जैसे ही किसी को संधि के बारे में बताना हो या कोई सवाल आता हो तो हम उसको गलत कर जाते हैं। तो ये वीडियो आप देखोगे, उसके बाद संधि आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो अंत तक देखें और ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण आर्य 16 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, तो हम आज आ चुके हैं अपनी संधि की ट्रिक पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपने संधि के बारे में ऐसा विश्लेषण या ऐसी ट्रिक या ऐसा वीडियो यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखा है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ये ट्रिक आपको कैसी लगी, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से पूरी संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण आर्य 16 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। सबसे पहले बता देता हूं कि संधि को क्या कहते हैं। संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। ठीक है। और संधि की जो परिभाषा है मैं आपको बता देता हूं कि संधि की जो परिभाषा जो विद्वानों ने बताई है, जो एक अष्टाध्यायी में सूत्र भी मिलता है और वो सूत्र है परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, परः सन्निकर्ष संहिता, ये सूत्र अष्टाध्यायी में आपको मिलता है। दूसरी अगर परिभाषा की बात करें तो संस्कृत में है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम, वर्ण संधानम संधि, यानी वर्ण को साधना ही संधि कहलाता है। दूसरी अगर बात करें हिंदी में तो हिंदी में भी यही परिभाषा है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि। तो हमारा टॉपिक इसको विस्तार से बताने का नहीं है, हमारा टॉपिक इसको ट्रिक से बताने का है, इसलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूं संधि पर। जो संधि है वो 3 प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो है स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। दूसरी कौन सी है? व्यंजन संधि। ये सभी आप लोग जानते ही हो। और तीसरी है विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि के अपन भेद देखते हैं। तो स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? ठीक है, तो स्वर संधि, अब पहले इसकी परिभाषा बता देते हैं कि 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब इसके जो भेद हैं वो पहला अगर माने तो पहला जो प्रकार है वो क्या है? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। इसको सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं। दूसरा है वो है गुण संधि। कौन सा? गुण संधि। ठीक है। तीसरा जो है वो है अपना वृद्धि संधि मान लेते हैं। ठीक है। चौथा जो है वो यण संधि। कौन सा? यण संधि। ठीक है। पांचवा जो प्रकार है वो है अयादि संधि। कौन सा है? अयादि संधि। ठीक है। और इसका जो छठा प्रकार है, ये 5 प्रकार मुख्य रूप से आपको हर किताब में, हर क्लास में मिल जाते हैं। ठीक है। और ये हिंदी में भी लगभग ये 5 प्रकार जो चलते हैं वो सेम चलते हैं। अब जो संस्कृत में चलते हैं या कई पाठ्यक्रम जहां विस्तृत पढ़ते हैं वहां पर जो 2 प्रकार और चलते हैं। एक है पूर्व रूप। कौन सा है? पूर्व रूप। और 7वां जो प्रकार है वो है पर रूप। ठीक है, पर रूप। एक और चलता है जिसको प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। ठीक है। अब
अब इनको अपन पढ़ते हैं। अब स्वर संधि का सीधा सा तात्पर्य यही है कि स्वर के बाद में क्या आएंगे, स्वर के बाद में भी स्वर आएंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले भी स्वर आएंगे और बाद में भी स्वर आएंगे। अब एक बार ट्रिक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ट्रिक अपनी जो है वो आप थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है। कई बार अपन क्या है कि संधि, ये जो संधि है ये सारी, इनको अपन पढ़ तो लेते हैं, पर जब किसी को पढ़ानी हो, बोर्ड पे बतानी हो, किसी को जानकारी देनी हो विस्तृत तरीके से, तो अपन उसको नहीं दे पाते हैं। तो इस ट्रिक में आप ये सारी सीखेंगे तो थोड़ा ध्यान लगाकर देखना है आपको, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है। जो अष्टाध्यायी की जो 9 स्वर, जो महेश्वर सूत्रों में जो 9 स्वर दे रखे हैं, 9 स्वर, वो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो वो जो 9 स्वर हैं वो आपको सिंपली यहां लिख देने हैं। अब चलो मैं लिख देता हूं। कौन कौन से थे वो स्वर, आपको मैंने कल बताए थे। तो देखो, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो स्वर थे वो हमने एक बार यहां लिख दिए हैं। उसके जस्ट सामने भी आपको सेम ऐसे कैसे लिखने हैं। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ, ठीक है। ये सेम हमने यहां पर लिख दिए हैं। आपको भी ऐसे लिखने हैं, अपने दिमाग में ऐसे ही बिठाना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इनको ऐसे दिमाग में बिठाओगे तो अब करना क्या है कि सिंपली हमें ये ध्यान देना है कि अगर अब देखो, आप बोलोगे कि सर इसमें तो आपने लिख दिया आ कहाँ है, ई लिख दी तो बड़ी ई कहाँ है, बड़ा ऊ, बड़ी री, ये सारे वर्ण कहाँ हैं। तो बता दूं मैं आपको कि अ लिखने से हमें उनको दोनों अपने आप मन से दोनों ही पकड़ना है। अ का मतलब अ भी होता है, उसका दीर्घ रूप आ भी होता है। ई का मतलब ई भी होती है और उसकी जो दीर्घ रूप है वो बड़ी ई भी होती है। तो ये ऑटोमेटिकली अ की जगह आ भी गिना जाएगा। तो अपने करना क्या है कि ध्यान लगाना है कि अ के बाद में अगर अ आ जाए, कहने का मतलब अ या आ के बाद में अ आ जाए, ठीक है। पहले अ या आ हो, बाद में भी अ या आ हो, सेम वर्ण हो। ई और ई के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए। ऊ और ऊ के बाद में क्या आ जाए, ऊ आ जाए। री और री के बाद में री आ जाए। लृ और लृ के बाद में लृ आ जाए। ठीक है। तो अ के बाद में अ, ई के बाद में ई, ऊ के बाद में ऊ, री के बाद में री, लृ के बाद में लृ। तो अ या अ के बाद में अ आ जाए तो बराबर अ या आ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। ई के स्थान पर हो जाएगा बड़ी ई। ऊ के स्थान पर हो जाएगा बड़ा ऊ। री के स्थान पर हो जाएगा बड़ा री, ठीक है। और लृ के स्थान पर होगा कि नहीं होगा, बड़ी री जो है नहीं होती है, री का दीर्घ रूप नहीं होता है। वो हमने कल वीडियो में देखा था, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। तो बताओ, ये देखो सारे जो वर्ण हैं वो बड़े हैं। आ भी बड़ा है, ई भी बड़ी है, ऊ भी बड़ा है, री और लृ। अब देखो ये सारे जो वर्ण हैं वो बड़े हैं। जो बड़े वर्णों को संस्कृत में क्या कहते हैं, दीर्घ। क्या कहते हैं, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ कहते हैं ना। तो ये जो संधि होगी अपनी, कौन सी संधि होगी, दीर्घ, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरे में अपने को ये देखना है कि अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए। अ या आ के बाद में क्या आ जाए, ऊ आ जाए। अ या आ के बाद में क्या आ जाए, री आ जाए। और अ या आ के बाद में क्या आ जाए, लृ आ जाए। यही बात समझ में। तो ई के स्थान पर हमें क्या करना है, ए, ठीक है। ऊ के स्थान पर क्या करना है,
ओ। री के स्थान पर क्या करना है? अर। लरी के स्थान पर क्या करना है? अल। तो बताओ, ए ओ और अल जहां पर भी आदेश होते हैं वो संधि कौन सी होती है? कौन सी संधि होती है बताओ? वो होती है गुण संधि। कौन सी होती है? गुण संधि। ठीक है, आई बात समझ में? तीसरी संधि की अपन इसी ट्रिक में से तीसरी संधि अपन निकालते हैं। ठीक है, अब तीसरी संधि निकालने के लिए देखो, अ या आ के बाद में क्या? अ या आ के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए। क्या आ जाए? ओ आ जाए। क्या आ जाए? आई आ जाए। और क्या आ जाए? ओ आ जाए। अ या आ के बाद में ए आई ओ औ आ जाए तो हमें ये एक मात्रा वाले वर्ण है, तो हमें डबल मात्रा वाले अपने को करने हैं। तो डबल मात्रा वाले आई हो जाएगा, ओ की जगह औ हो जाएगा, ए की जगह ए भी आई हो जाएगा और औ की जगह भी औ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही तो हमने देखा कि यहां पर एक मात्रा वाले जो वर्ण थे हमने एक मात्रा बढ़ाई, तो मात्रा बढ़ी है ना, तो बढ़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृद्धि होना। क्या कहते हैं? वृद्धि होना। तो ये संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। कौन सी होगी? वृद्धि संधि। आई बात समझ में? गुण हो गया, वृद्धि होगी। अब ये कहता है कि ई उ री लरी के बाद में, किसके बाद में? ई उ री और लरी के बाद में कोई भी असमान स्वर, कौन से स्वर आ जाए? असमान। लिख देता हूं, कौन से स्वर है? असमान स्वर। कौन से स्वर आ जाए? असमान स्वर। अब असमान स्वर का मतलब क्या होता है कि इनके जैसे नहीं आने चाहिए। अगर इनके जैसे आएंगे तो वो जो स्वर है वो समान स्वर कहलाएंगे, और इनके जैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो संधि कहां चली जाएगी? दीर्घ संधि में। कहां चली जाएगी? दीर्घ में। तो बताते हैं कि ई उ री लरी के बाद में कोई असमान स्वर आए, हाँ, तो ई के स्थान पर आ जाएगा य, उ के स्थान पर आ जाएगा व, री के स्थान पर आ जाएगा र और लरी के स्थान पर आ जाएगा ल। तो बताओ, य से स्टार्ट होने वाली जो संधि है वो कौन सी संधि कहलाती है? वो अपनी संधि कहलाती है यण संधि। कौन सी संधि कहलाती है? यण संधि। आई बात समझ में? उसके बाद में कोई भी स्वर हो और पहले क्या हो? ए ओ अर और अल, और बाद में कोई भी स्वर हो चलेगा। कोई भी स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर हो चलेगा। तो ए के स्थान पर क्या करेंगे? तो इन्होंने बोला एक सूत्र है, वो है एचो अयव आया हुआ। तो ए के स्थान पर करेंगे अय, ओ के स्थान पर करेंगे अव, ऐ के स्थान पर करेंगे आय और औ के स्थान पर करेंगे आव। ठीक है, ठीक है। अब जो अय नाम से जो संधि स्टार्ट होती है वो अपनी कौन सी संधि स्टार्ट होती है? वो एकमात्र संधि है, वो है अयादि। कौन सी संधि है? अयादि। तो ये अपने हो गई अयादि संधि। अब बात करते हैं कि जो पूर्व रूप जो संधि है, तो पूर्व रूप संधि में पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व रूप का मतलब होता है पहले का रूप। कौन सा है? पहले वाला रूप। और पर का मतलब क्या होता है? बाद वाला रूप। कौन सा? बाद वाला रूप। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब पूर्व रूप संधि का सिस्टम क्या है वो बता देता हूं। पूर्व रूप संधि है थोड़ा सा अलग सिस्टम है। वो कहता है कि पदांत ए और ओ हो। कौन सा हो? पदांत। कौन से हो? पदांत। में थोड़ा लिख रहा हूं, ध्यान रखना। पदांत कौन से? ए और ओ। पदांत ए और ओ के बाद में कोई भी क्या आ जाए? ओ आ जाए केवल। पदांत ए और ओ के बाद में क्या आ जाए? आ जाए, ठीक है। अब पदांत का मतलब क्या होता है? पद क्या होते हैं वो भी कभी आपको बताऊंगा। पद संख्या कैसे होती है, तो उसका सूत्र भी है शुभ दिगंतम पदम। ऐसे शब्द जिनमें सुप और तिंग नाम की जो प्रत्यय लगा दिए जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। संस्कृत में ऐसे सीधे शब्द नहीं होते, सीधे पद नहीं कहलाते। तो ये कहता है कि पदांत ए और ओ के बाद में कोई अ आ जाए तो पहले वाला जो रूप है वो रहेगा। पहले वाला रूप रहेगा, कहने का मतलब ए और ओ रहेगा। तो बाद वाला इसको हम खत्म कर देंगे, मार देंगे। तो इसके स्थान पर ये अवग्र नाम का चिन्ह लगा देंगे। वो संधि कौन सी कहलाएगी? पूर्व रूप, ठीक है।
उदाहरण में समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो है एक संधि रही अपनी पर रूप, और पर रूप में भी कुछ ऐसा सिस्टम है। वो सिस्टम ये है अपने कि उपसर्ग का अ, थोड़ा ये इसको मैं केवल सिस्टम तो यही रहेगा ए और ओ का ही, मगर अ और आ कौन सा होना चाहिए, उपसर्ग का कौन सा होना चाहिए, उपसर्ग का अ और आ हो, कौन सा हो, अ और आ, और बाद में क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए कोई धातु का ए और ओ, कौन सा, धातु का, कौन सा, धातु का ए और ओ होना चाहिए, किसका, धातु का। तो पहले वाला जो रूप रहेगा, और सॉरी बाद वाला पर रूप है नहीं, बाद वाला रूप रहेगा और पहले वाला जो है वो नहीं रहेगा। तो उदाहरण में समझेंगे वो जो संधि कहलाती है वो अपनी कौन सी संधि है, पर रूप। ठीक है, पर रूप संधि कहलाती है। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि जो हमारी जो संधि का जो चैप्टर है वो लगभग यहां तक खत्म हो चुका है। तो देखो पहली हमने संधि पढ़ ली दीर्घ, दूसरी हमारी निकल गई गुण, तीसरी होगी वृद्धि, चौथी होगी यण, पांचवी होगी अयादि, छठी होगी पूर्व रूप और सातवीं होगी पर रूप। तो सातों संधियां अपनी कंप्लीट। अब मैं थोड़ी कोशिश अपन एक बार करेंगे उदाहरण के माध्यम से समझने की, तो आप थोड़ा ध्यान लगाना एक एक का। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं दीर्घ संधि का सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो विद्या के बाद में आ है और उसके बाद में भी आ है, प्लस के पहले भी अ या आ है, प्लस के बाद में भी अ या आ है। तो देखो प्लस के पहले और बाद में दोनों में हो तो कौन सा कहलाएगा, तो आ कर देंगे, तो क्या बनेगा, विद्यालय। ठीक है, दूसरा देंगे रवि प्लस इंद्र। ठीक है, रवि प्लस इंद्र, देखो प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद में भी ई है, तो ई और ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई, तो बढ़ा देंगे रवींद्र। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे जैसे कि गुण संधि का एक उदाहरण लेते हैं, रमा प्लस ईशः। ठीक है, ठीक है, रमा प्लस ईशः, तो देखो प्लस के पहले क्या है, ओ, तो ओ आ गया। हरी लाइन वाले अपन देखेंगे ये गुण संधि अपनी ये है, तो हरी लाइनों को पकड़ेंगे, प्लस के बाद में ई होनी चाहिए, तो ई आ गई, तो ई के स्थान पर क्या करेंगे, ए, तो कर दो ए, तो ये गया र म, आ और ई के स्थान पर कर दिया ए, तो ये बनेगा रमेश। ठीक है, उसके बाद में अपन उदाहरण देखेंगे वृद्धि संधि का, जैसे कि सदा प्लस एव। ठीक है, सदा प्लस एव, तो वृद्धि संधि ऐसे कलर में है अपनी, तो इसमें ये लाइनें अपन देखेंगे। तो पहले क्या होना चाहिए, अ या आ, तो आ गया, बाद में क्या होना चाहिए, ए ओ आई औ, तो ए आ गया, तो ए के स्थान पर क्या करेंगे अपन, ए के स्थान पर आई कर देंगे, तो करो आई, तो सदा प्लस एव, तो ये होगा सदैव। ठीक है, अयादि संधि की बात करते हैं, अयादि संधि का उदाहरण लिखते हैं, ने प्लस अनम। ठीक है, ने प्लस अनम, तो अयादि संधि में देखो पहले ए आई ओ औ होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए, तो आ गया। तो ए के स्थान पर क्या करेंगे, अय, तो करो न, ए के स्थान पर कर दिया अय और ये अनम। ठीक है, ये हो गया नयनम। उसके बाद में देखो आप पूर्व रूप का एक उदाहरण देखते हैं, को प्लस अपि, को प्लस अपि। ठीक है, तो देखो पूर्व रूप में क्या होता था कि कोई पदांत ओ ए या ओ होना चाहिए, तो को एक पद है, को का मतलब होता है कोई, अपि यानी भी होता है। ठीक है, और ये जो है एक आ गया, तो पहले वाले को अपन जिंदा रखेंगे, तो रखो क, ओ को जिंदा रखा दिएगा ओ, उसको अपन खत्म करना है, खत्म करके इसकी जगह क्या करना है, अवग्रह चिन्ह लगाना है, तो लगा देंगे अवग्रह चिन्ह, तो ये होगा ओपी, रूप बन चुका है अपना। आगे देखेंगे पर रूप का। ठीक है, तो पर रूप का जो उदाहरण है वो एक लेते हैं, उप प्लस ओषति। ठीक है, ओषति। अब पर रूप का मतलब होता है बाद वाला रूप जिंदा रहेगा। अब पर रूप में देखो उपसर्ग का अ या आना चाहिए, तो उप नाम का उपसर्ग है, पर आपसम अनु नीच नीर, ऐसे कुल मिलाकर 22 उपसर्ग है संस्कृत में, जो मैं आपको अभी टॉपिक में आपको वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये उप नाम का भी एक उपसर्ग है। उसके बाद में धातु, औषधि एक धातु है। उसके बाद में जो उसको प्लस करेंगे तो इस जगह पहले बाद वाला रूप को अपने को जिंदा रखना है, तो रखेंगे उ प, इसके अंदर का अ हमने खत्म कर दिया और अ की जगह ये स्वर लगा दिया ओ। ठीक है, तो ये बन गया उपौषधि।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।